एपिसोड 6 और 7 गुड बाय। जैन को होश आया तो वो स्कूल डिस्पेंसरी में थी और सामने परेशान सी जोई बैठी थी। जैन को होश में देख जोई के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जैन, तुम ठीक हो? थैंक गॉड तुम उठ गई। यू स्कैर्ड मी शिली गर्ल। जोई ने जैन के गले लगते हुए कहा। उसके चेहरे पर फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। जैन होश में आते ही जोई के गले लग गई। वो उसे अपने रेस्टिगेशन का सच बताने ही वाली थी कि डॉक्टर ने रूम में एंट्री लेते हुए एक और धमाका कर दिया। हाथ में रिपोर्ट्स लिए अंदर आती हुई डॉक्टर के वडस ने उन दोनों के पैरों तले की जमीन हिला दी। जैन, यू आर फाइन नाउ बट यू हैव टू बी केयरफुल, इट्स नॉट सेफ फॉर योर बेबी। यू आर टू यंग एंड आल्सो नॉट गुड इन हेल्थ। डॉक्टर ने जैन के पास आकर उसे चेक करते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुन जैन बुरी तरह शॉक में थी। उनकी कही बातें जैन के कानों में बार बार रिपीट हो रही थी। जैन के लिए इतने बड़े सच को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था। वो बुरी तरह पैनिक थी। उसके लिए ये आसान नहीं था। ऐसी सिचुएशन में किसी का भी पैनिक होना लाजमी था। फिर वह तो सिर्फ 18 साल लड़की थी जिसके पास इस वक्त ना कोई घर था, ना परिवार और ना ही कोई रहने का ठिकाना। ऊपर से इन हालातों में एक के बाद एक बुरी खबर ने उसकी रही सही हिम्मत, उसके हौसलों को बुरी तरह खत्म कर दिया। कहाँ तो वह बीते दिनों में हुई बातों के सदमे से अभी निकली भी नहीं थी कि जिंदगी ने उसके साथ एक और भद्दा मजाक कर दिया था। डॉक्टर की बात सुन जोई का भी सेम रिएक्शन था। उसे भी यह खबर सुन यकीन नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसने यकीन करने के लिए 3-4 बार डॉक्टर से सवाल किया, जब तक कि डॉक्टर ने उसके हाथ में जैन की मेडिकल रिपोर्ट ना थमा दी जिसमें साफ साफ जैन के प्रेग्नेंट होने का सच लिखा हुआ था। एक पल को तो इस खबर ने जोई को भी बुरी तरह हिला दिया, पर जैन को फ्रीक्ड आउट देख उसने खुद को शांत कर उसकी ओर देख कर कहा, जैन डोंट वरी माई लव, तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, हम बेबी को अबॉर्ट कर देंगे। ओके, मैं अभी बात करती हूँ, बस तुम घबराओ नहीं, देखो सब ठीक हो जाएगा। जोई की बातों ने जैन शांत कराने के बजाय हकीकत में लाकर खड़ा कर दिया। वो उसकी बातें सुन जैन उसके गले लगकर बुरी तरह रोने लगी। जैन की रोने की आवाजें उस पूरे स्कूल डिस्पेंसरी में गूंज रही थी। जोई, वाई ऑल दिस हैपेंड टू मी? व्हाट आई हैव डन? टेल मी व्हाट आई हैव डन रॉन्ग? पहले जेसन, फिर मॉम डैड और तो और स्कूल वालों ने निकाल दिया, और अब प्रेगनेंसी। क्यों? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? डॉट जोई, मैं बेबी। जोई। जैन की रोने चिल्लाने की आवाजें जोई के दिल को चीर रही थी। यहाँ तक कि वहां खड़ी डॉक्टर और नर्स की आंखों में भी आंसू थे। जैन को इस स्टेट में देख यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसे बेबी अबॉर्ट करने का सजेशन दे दिया, पर जैन की यहाँ भी किस्मत खराब थी। डॉक्टर की चेकअप रिपोर्ट से पता चला कि वो बेबी को भी अबॉर्ट नहीं कर सकती थी। अबॉर्शन करने में उसके लिए हाई रिस्क था और अगर बच भी गई तो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। इन सब बातों का जैन पर बहुत बुरा असर हुआ था। वो मेंटली ये सब चीजें बिल्कुल हैंडल करने की हालत में नहीं थी। वो मेंटली आउट हो चुकी थी। वह पागलों की रोती जा रही थी। उसे इतना पैनिक देख डॉक्टर और जोई भी हेल्पलेस हो चुके थे। जोई ने उसे कितना शांत कराने की कोशिश की पर सब बेकार था, उल्टा वो फिर से बेहोश हो गई। फिर से जैन को होश आया तो वह बेड पर थी और वहां जोई का या डॉक्टर का कोई नामोनिशान नहीं था। जैन किसी को ना देख काफी देर तक यूं ही खामोश बैठी रही। ना पहले की तरह पैनिक नहीं हुई, ना रोई चिल्लाई, बस खामोशी से बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगी। काफी देर तक यूं ही बैठे ना जाने क्या सोचती रही, फिर गहरी सांस लेकर उठी और खुद को समेटकर बिना किसी को कुछ कहे वहां से चुपचाप बाहर निकल गई। जैन के प्रेग्नेंट होने की खबर पूरे स्कूल में आग की तरह फैली हुई थी। हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा था, उसे क्रिटिसाइज कर रहा था। जैन स्कूल डिस्पेंसरी से बाहर आते देखकर कुछ लड़कियां ने उसका रास्ता रोक दिया और उसके सामने जानबूझकर रास्ता ब्लॉक कर खड़ी हो गई। उस पर कमेंट करने के साथ साथ उसे अब्यूज करने लगी। वो सब लड़कियां स्कूल के गिने चुने अमीर फैमिलियों की लड़कियों में थी जिन्हें जैन से नफरत थी। उन लड़कियों की जैन से नफरत करने का कोई खास रीजन नहीं था, उन्हें बस जैन के सिंपल होने के बावजूद स्कूल की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं था। जैन हमेशा से खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई और बाकी सब चीजों में भी अच्छी थी, इसीलिए उसे पसंद करने वालों से ज्यादा उससे चिढ़ने वालों का नंबर था। पर जोई की वजह से उससे किसी की कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं थी, पर आज उन्हें अपनी भड़ास निकालने का उसे बुरा भला कहने पूरा मौका मिल गया था, और वो भी तब जब उसके साथ जोई भी साथ नहीं थी। उन नफरत करने वाली लड़कियों की लिस्ट में सैरन पहले नंबर पर थी, जिसे जैन से नफरत थी। वह जैन का मजाक बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। फिर आज तो उसे सुनहरा मौका जो मिला गया था जिसकी उसे तलाश थी, पर सैरन उतनी चालक भी थी। वो खुद ना जाकर उन लड़कियों को जैन के खिलाफ प्रोवोक कर पीछे खड़ी तमाशा देख रही थी। यू बिच, हाउ डिड यू एंटर हियर? तुम्हें तो स्कूल से निकाल दिया है ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। ग्रुप में खड़ी लड़कियों में से एक ने जैन को धक्का देते हुए कहा।
उस लड़की के धक्के से जैन लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर गिर गई। उसे नीचे गिरे देख उन लड़कियों ने हंसना शुरू कर दिया और उसके कपड़े उसके बाल को बिगाड़कर उसकी वीडियो बनाने लगी। यहाँ तक कि उसमें से एक लड़की ने जैन के सिर पर पानी डाल दिया और उसे थप्पड़ मारने लगी। सारा स्कूल खड़ा जैन का मजाक बना रहा था। कोई उन लड़कियों को रोकने वाला नहीं था। सब उस पर हंस रहे थे, उस पर कमेंट कर रहे थे। जैन बस चुपचाप सिर झुकाए सब बर्दाश्त कर रही थी। इतने सब से गुजरने के बाद जैन भी बिल्कुल बुत्सी बनी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे पर जबान खामोश थी। जैन स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी से वह एक पल में बिच अनफेयर अगली कैरेक्टर लेस लड़की बन गई। यहाँ तक कि स्कूल के बुलेटिन बोर्ड में जैन के कार्टून बने हुए थे और उसकी फोटो और तरह तरह के घटिया कमेंट लिखे हुए थे। जैन ये सब के बाद भी चुप थी। उन सब की बातें जैन के मासूम दिल किसी गहरे घाव की तरह उसके चुभ रही थी। फिर भी वह सब कुछ अपने आप में सेमटे हुए खामोश थी। किसे पता था कि उसकी यही खामोशी जैन को एक दिन इमोशनलेस बना देंगी। अपनी अपनी कसर पूरी होने के बाद सब के सब अपने अपने रास्ते निकल गए। किसी ने ना जैन की मदद की ना उसकी और पलट कर देखा, बस उसे अधमरी हालत में छोड़ निकल गए। उन सबके जाने के बाद जैन टूटी फूटी हालत में जमीन से उठकर कराहते हुए किसी तरह वहां से हॉस्टल की तरफ आ गई। उन सबने जैन की ऐसी हालत बनाई हुई थी कि वह चलने लायक भी नहीं बची थी। उसके चेहरे हाथ पैर हर जगह घाव बने हुए थे। उसके शरीर पर पहने हुई ड्रेस गीली होकर शरीर पर चिपकी हुई थी। बाल बुरी तरह बिखरे और चेहरे कलर सूखा हुआ था। जैन को ऐसी हालत में देख उसकी रूममेट तक घबरा गई थी। तीनों डर हॉस्टल के कोने में जाकर खड़ी थी। उन तीनों को डरे देख जैन ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वॉशरूम की तरफ चले गई। करीब 10 मिनट बाद वह वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने साफ कपड़े पहने हुए थे। उसके शरीर में लगा खाना और बाकी चीजें तो धुल गई थी पर शरीर में चोट के निशान अब भी वैसे ही थे। यहाँ तक कि गाल पर पड़े थप्पड़ का निशान और भी गहरा हो गया था। जैन बिना दर्द और तकलीफ की परवाह किए अपने बेड के पास जाकर अपना सामान समेटने लगी हुई थी। उसने एक एक कर अपना सारा जरूरी सामान एक लगेज में समेटा और बाकी गैर जरूरी चीजों को वहीं टेबल पर छोड़ बिना किसी को कुछ कहे वहां से निकल गई। करीब 1 घंटे बाद जोई स्कूल डिस्पेंसरी लौटी तो वहां जैन को ना देखकर घबरा गई। वो 1 घंटे पहले जैन को आराम करते देख उसकी मेडिसिन लेने के लिए बाहर निकली थी पर रास्ते में एक छोटे एक्सीडेंट से फंस गई और अब जब 1 घंटे बाद वापस डिस्पेंसरी लौटी तो वहां जैन का कोई नामो निशान तक नहीं था। जोई ने उसे वहां ना देखकर पूरा स्कूल छान मारा। यहां तक कि लाइब्रेरी, स्कूल ग्राउंड, वॉशरूम, स्कूल टेरेस, स्कूल का हर एक कोना छान मारा जहां उसे जैन के होने की उम्मीद हो सकती थी पर उसके बाद भी जैन का कुछ पता नहीं चला। पूरे स्कूल को ढूंढने के बाद भी जब उसे जैन का कोई पता नहीं चला तो जोई ने पूरा स्कूल सिर पर उठा लिया। यहाँ तक कि स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स सबको धमकी दे दी। जोई की फैमिली और पॉव सब अच्छी तरह जानते थे। शायद इसी खौफ की वजह से बाकी सब भी जैन को चारों तरफ ढूंढने लगे। करीब आधे घंटे यहाँ वहां ढूंढने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो जोई ने स्कूल के बच्चों से पूछताछ की। उनकी बातें सुन जैन सीधे सीसीटीवी रूम की तरफ दौड़ गई। उसने वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक की तो थोड़ी देर पहले हुई सारी कहानी उसके सामने थी। वो सारी वीडियो देख जोई का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया था। उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे पर अगले पल वो पैनिक होकर ओह नो कहते हुए हॉस्टल की तरफ दौड़ गई। जब तक जोई हॉस्टल पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। जैन वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। उसके कमरे में दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। जैन को वहां भी ना देखकर जोई ने उसके बेड की ओर देखा तो वहां से उसकी जरूरत की सारी चीजें गायब थी सिवाय कुछ बुक्स और कुछ कपड़ों के जो टेबल पर रखी हुई थी। जैन के कमरे से उसका सब सामान गायब देख जोई ने उसके साथ की लड़कियों से सवाल किया तो सबने उसे एक ही जवाब दिया। उन सबका जवाब सुन जोई बुरी तरह पैनिक होकर अपना सिर पकड़े गुस्से से बैठ गई और गुस्से से डैम इट कहते हुए टेबल पर हाथ दे मारा। जोई के मुंह से टेबल पर एक रखी आधी खुली नोटबुक नीचे गिर गई। जोई ने पैरों में पड़ी बुक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस बुक में एक पिंक एनवलप नीचे गिर गया। उसने एनवलप को नीचे से उठाकर देखा तो उस एनवलप के बाहर जोई लिखा हुआ था। अपना नाम पढ़कर जोई ने उस एनवलप को खोल दिया पर उस पर लिखी पहली लाइन पढ़कर जोई के हाथ से वो पेज नीचे जमीन पर गिर गया। जोई ने काफी देर बाद हिम्मत कर कांपते हाथों से वो पेज उठाकर पढ़ना शुरू किया। डियर जोई, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, I know I disappointed you. I hurt you. But trust me जोई, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं जानती हूँ मैं बहुत गलत कर रही हूँ पर मैं मजबूर हूँ। मैं मजबूर हूँ तुम्हें बिना बताए छोड़कर जाने के लिए, पर तुम्हें बता देती तो तुम कभी नहीं जाने देती। सच कहूँ तो जोई मैं नहीं जानती मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, पर मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, इस जगह से, इस शहर से कहीं बहुत दूर। जोई, इस शहर ने मेरा सब कुछ छीना है। मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरी इज्जत, सब कुछ। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं नहीं जानती कि मेरा ये फैसला सही होगा या गलत, पर अगर मैं यहाँ रुकी तो यकीनन मैं एक दिन घुट घुट कर मर जाऊंगी।
जानती हूँ मेरे जाने की खबर सुनकर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, पर इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। उम्मीद है जोई शायद तुम अपनी जैन की मजबूरी समझ पाओगी, और एक रिक्वेस्ट करती हूँ जोई कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं यहाँ कभी फिर वापस नहीं लौटना चाहती। और अगर मैं कभी लौटी तो वादा करो जोई पलट कर नहीं जाओगी मुझसे, भले कितनी नाराजगी क्यों ना हो। हक से मुझे गले लगा मुझसे सवाल करोगी और मुझ पर नाराज होकर चिल्लाओगी। तुम जानती हो मेरे पास सिवाय तुम्हारे और कुछ नहीं है। जोई कहने को बहुत कुछ है, पर मैं और नहीं लिख पा रही हूँ। बस इतना ही कहना है कि मुझे माफ कर देना जोई। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, भले ही मैं कहीं भी, पर हमारी ये दोस्ती और ये तमाम यादें उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। ये यादें मेरे जीने की उम्मीदें हैं, और इन यादों को याद कर मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी जोई। तुमसे भी उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। यो सिली गर्ल। जाने टेलर। तारानकन 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 तारानकन। एपिसोड 7 years later। 6 years later। टाउन की सबसे बड़ी बिल्डिंग। वाल्टर एम्पायर के ऑफिस में बैठे शख्स का पूरा ध्यान सामने रखे कंप्यूटर पर था। उसके हाथ किसी मशीन की तरह कीपैड पर चल रहे थे। उसकी नीली आंखें कंप्यूटर के स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट थी और दोनों हाथ कीपैड पर। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन थे, पर बावजूद इसके उसे देखने वाले की आंखें उस पर ही ठहर जाने के लिए काफी थी। करीब 7 फुट हाइट और मस्क्यूलर बॉडी वाला वह लड़का हर लड़की के सपनों का प्रिंस चार्मिंग था। उसके पास अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ साथ हर वो चीज थी जिसको पाने की लोग उम्र भर ख्वाहिश रखते हैं। जैक्सन वाल्टर शहर के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप वाल्टर्स एम्पायर का ओनर, जिसका नाम ही लोगों के लिए काफी था। शहर का हर शख्स उसके नाम से वाकिफ था, फिर चाहे वह आदमी हो या औरत। जैक्सन बिजनेस का जाना माना नाम था, या कहें किंग था, पर हकीकत में उसे कोई नहीं जानता था। शहर के हर एक कोने में उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें थी, पर असल में वह कौन था, कैसा था, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। उसकी जिंदगी किसी राज की तरह थी। उसके बारे में कोई जानकारी ना न्यूज में थी ना किसी सोशल साइट में। अगर कोई न्यूज पब्लिश होती भी तो पब्लिश होने के कुछ सेकंड में गायब हो जाती। हर किसी के लिए वो एक मिस्ट्री था, पर बावजूद इसके लोगों का उसके लिए एक अजीब सा जुनून कायम था। शहर सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऑफिस बैठा जैक्सन वाल्टर अपने काम में बिजी था। तभी उसके सेक्रेटरी मार्टिन ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, चीफ, जिस लड़की की आप तलाश कर रहे हैं वैसी ही एक लड़की को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है, पर उसके साथ एक 5 साल का बच्चा भी है। मार्टिन की बात सुन जैक्सन के हाथ एकदम से कीपैड पर रुक गए। जैक्सन के फीलिंगलेस चेहरे पर जैसे एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई थी, पर अगले पल ना जाने क्या सोचकर उसके चेहरे का रंग फिर बदल गया और अपने वही पुराने एक्सप्रेशन लेस चेहरा बनाए लिए जैक्सन ने मार्टिन की ओर बिना देखे जवाब दिया, उस लड़की को वहीं पर रोको, उसे जाने मत देना जब तक मैं उससे मिल नहीं लेता। मार्टिन, अभी कॉल करो और हमारे लोगों को बोलो कि उस लड़की को पूरी सेफ्टी के साथ हमारे एयरपोर्ट के बाहर वाले होटल पर ले आए, और हाँ, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आखिरी शब्द थोड़ी देर रुकते हुए कहा। जैक्सन की बात सुन मार्टिन ने अनमने ढंगों के कहा और चुपचाप कमरे से बाहर की ओर जाने लगा, पर अपने मन में चल रहे सवालों को रोक नहीं सका। उसने दरवाजे से पलटते हुए सवाल किया, बट चीफ, आपको यकीन है वो वही लड़की है जिसे आप पिछले 6 सालों से ढूंढ रहे हैं? और चीफ, ये भी तो हो सकता है वो लड़की आपसे मिलना ही नहीं चाहती हो, वरना इतना ढूंढने के बाद तो भगवान भी मिल जाते। फिर वो तो एक लड़की थी। मार्टिन, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी गाड़ी निकालो, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मार्टिन की बेतुकी बातें सुन जैक्सन ने जवाब दिया और उसके कुछ और कहने से पहले ही अपनी चेयर से उठकर ऑफिस से बाहर की ओर निकल गया। जैक्सन को जाते देख मार्टिन हकलाते हुए ओके ओके चीफ कहते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा, और चलते चलते उसने फिर से सवाल किया, वैसे चीफ, एक और सवाल करूं? वैसे तो जानता हूं आप जवाब नहीं देंगे, पर फिर भी पूछना चाहता हूं। मार्टिन का सवाल सुन एक पल को जैक्सन रुका और बिना कुछ कहे डाक चेहरा बनाए उसे घूरने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही देखने के बाद उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा, बोलो चीफ, आप जिस लड़की को जानते नहीं, कभी उसे देखा नहीं, फिर भी आप उसे पिछले 6 सालों से पागलों की तरह हर एक शहर ढूंढ रहे हैं, क्यों? क्या वो कोई खास है? जैक्सन वाल्टर, द मोस्ट वांटेड पर्सन, जिसके पीछे सारा शहर पागल था, पर उसे इतने सालों से सिर्फ एक लड़की के पीछे पागल देख मार्टिन ने क्यूरियोसिटी से सवाल किया, शी, आई डोंट नो अबाउट हर। वो कैसी है, कहाँ है, मैं नहीं जानता, पर मुझे यकीन है एक दिन ढूंढ लूंगा। पर तुम अब बिना कोई सवाल किए गाड़ी चलाओ मार्टिन, अगर अब तुमने कोई सवाल किया तो मैं तुम्हें यहीं फेंक दूंगा। जैक्सन ने मार्टिन के सवालों से परेशान होते हुए जवाब दिया और उसके ख्यालों में खो गया। चीफ, मैं तो बस। जैक्सन की बात सुन मार्टिन ने मिमियाते हुए कहना चाहा, पर जैक्सन की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर चुप हो गया और चुपचाप गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी। तारानकन 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 तारानकन। उधर दूसरी ओर शहर के एक छोटे से बार में
सांवले रंग और बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों वाली एक लड़की पुराने कपड़े पहने हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट में खड़ी थी। उसके कपड़ों का उड़ा हुआ रंग देख अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह ना जाने कितनी बार पहने जा चुके हैं, पर बावजूद इसके वो उसकी खूबसूरती को बिल्कुल कम नहीं कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह गेस्ट को खाना सर्व करने में बिजी थी और पास में उससे थोड़ी दूर काउंटर पर 5 साल का बच्चा कंप्यूटर पर लगा हुआ था। उस लड़के का पूरा ध्यान उस कंप्यूटर पर था, जबकि वो काम के बीच बीच में उस लड़के को देख मुस्कुरा देती और फिर वापस काम पर लग जाती। वो लड़की दिखने में कोई खास नहीं थी, पर उसकी चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी उसमें जो लोगों को उसकी ओर खींचती। उसकी बड़ी सी भूरी आंखें और उसके साथ कमर तक लहराते उसके खूबसूरत लंबे बाल उसे खूबसूरत ना होते हुए भी बहुत खूबसूरत बना रहे थे। उसमें कुछ अलग था, इसीलिए शायद वहां बैठे हर शख्स की निगाहें सिर्फ उस पर थी। उनमें से कई आदमी उसे सिर्फ बहाने से उसे छूने की कोशिश कर रहे थे और वह बार बार उनसे बचने की कोशिश। उसे इस तरह स्ट्रगल करते देख किचन में खड़े एक करीब 35-40 साल के शख्स ने आवाज दी, मारिया, यहां आकर काम संभालो, देखो खाना जल रहा है, तुम इतनी लापरवाही से काम क्यों कर रही हो? तुम सर्व करना छोड़ो और यहां आओ। उस आदमी ने थोड़ा जोर से कहा ताकि वहां बैठा वो गेस्ट उसकी बात सुन सके। उस आदमी की बात सुन वो चुपचाप सिर झुकाए किचन में आ गई और उसकी ओर देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ब्रदर विली, थैंक यू सो मच, आपने उस भद्दे मोटे आदमी से बचा लिया। मेरा तो उसे देखकर दिमाग खराब हो गया था। उसका जवाब सुनकर उस आदमी विली ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से गंभीर आवाज में जवाब दिया, जैन, तुम यहाँ जॉब करना बंद क्यों नहीं कर देती? तुम्हारा यहाँ रहना सिर्फ नहीं है, देखो मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, पर यहाँ रहना भी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम मेरी बहन की तरह हो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम कहीं और नौकरी तलाश करने की कोशिश करो, देखना तुम्हें जरूर मिल जाएगी। ब्रदर विली, मैं जानती हूँ आप मुझे लेकर परेशान हैं, पर आप तो जानते हैं मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं आता, ना ही मैं एजुकेटेड हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे क्या हालत है। अगर 6 साल पहले आपने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे अपने घर में सहारा दिया है। मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं इतने सालों से आपके घर में यहाँ रह रही हूँ, मेरे पास तो मेरे और आथा रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे मैं क्या कर सकती हूँ? जैन उर्फ मारिया ने जवाब दिया, जैन, मैं समझता हूं, पर तुम जानती हो हम तीनों मिलकर बड़ी मुश्किल से इस छोटे से रेस्टोरेंट को चलाते हैं और अब तो नैन्सी भी यहाँ नहीं है, उसकी मेडिकल का खर्चा भी बढ़ गया है, हो सकता है हमें ये शॉप भी बंद करनी पड़े और अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपने शहर वापस लौटना होगा। उसकी बातें सुन विली ने गंभीर होते हुए कहा, ब्रदर विली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हो गया। एक तरफ आपने मेरी इतनी मदद की, पर मैं आपके और नैन्सी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जैन, कम ऑन, तुम और लिटिल जीनियस हमारी फैमिली का हिस्सा हो, मैंने और नैन्सी ने कभी तुम्हें हमसे अलग नहीं समझा। थैंक यू ब्रदर विली, जैन ने इमोशनल होते हुए कहा। विली की बातें सुन जैन के जहन में आज से 6 साल पहले हुई सारी बातें घूमने लगी। आज से 6 साल पहले जब उसने इस शहर में कदम रखा तो उसके पास कुछ नहीं, यहां तक कि उसका बैग और कुछ गिने चुने पैसे जो उसके पास थे वो भी चोरी हो गए थे। 2 दिन तक भूखी प्यासी जैन ने शेल्टर होम में दिन बिताए थे और तीसरे दिन भी जब काम की तलाश में निकली तो उसका एक्सीडेंट हो गया, पर उसी एक्सीडेंट ने उसे विली और नैन्सी से मिला दिया। दोनों जैन की हालत देख उसे अपने घर ले आए। नैन्सी और विली जब उसे घर लाए थे तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे कितने दिनों तक होश भी नहीं आया। इस दौरान दोनों ने उसका पूरा ख्याल रखा, उसे ना जानते हुए दोनों ने उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसकी जान बचाई। उस एक्सीडेंट से रिकवर होने में जैन को काफी वक्त लगा था। इतने वक्त में विली और नैन्सी से उसे जो अपनेपन का एहसास मिला वो जैन के लिए बहुत बड़ी बात थी। जैन के होश में आने के बाद, उसकी सारी हकीकत जानने के बाद विली और नैन्सी ने उसे अपने घर में अपने साथ ही रख लिया। उसके बाद से आज तक इन 6 सालों में उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया जो एक परिवार करता है, यहाँ तक कि उसकी प्रेगनेंसी उसका पूरा ध्यान रखा था। कम उम्र होने की वजह से जैन की प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, पर बावजूद इसके उन्होंने उसका पूरा ख्याल रखा, रात रात भर उसकी देखरेख की थी। उन्होंने जैन की वजह से बहुत कुछ किया था, इतना तो शायद कोई अपना भी नहीं करता। इन 6 सालों में सबसे दूर विली और नैन्सी उसका परिवार थे, उसका सब कुछ थे। उनकी वजह से जैन की जिंदगी में आथा आया था। शायद वो दोनों नहीं होते तो वो कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती और शायद खुद भी नहीं जी पाती। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। जिंदगी ने उसे इतने सबक दिए कि उस मासूम सी जैन का अक्स भी कहीं खो गया। लोगों से खुद को बचाते बचाते वो कब जैन से मारिया बन गई पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि लोगों के तानों गंदी नजरों से बचने के लिए अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपना नाम, अपना अतीत, पहचान सब कुछ छुपा लिया। पर बावजूद इसके उसके हिस्से की तकलीफें फिर भी कम नहीं थी, पर वो अब वो लड़ना सीख गई थी। अपनी उन कड़वी अतीत की यादों ने एक बार फिर जैन की आंखों में आंसू ला दिए। वो इमोशनल खड़ी आंसू पोंछ ही रही थी कि पीछे से स्वीट सी आवाज आए,
What's going on here? Mommy, why are you crying? Uncle Willie, did you bully my mom? पीछे से आर्थर की आवाज सुन जैन और विली दोनों एक साथ उसकी ओर पलटे तो सामने दोनों हाथों को बांधे हुए आर्थर खड़ा था। उसके एक हाथ में आईपैड और दूसरे हाथ में फोन था और उसके क्यूट से चेहरे पर सवाल। आर्थर को हमेशा की तरह इस अंदाज में देख विली और जैन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्थर कहने को सिर्फ 5 साल का बच्चा था पर अपनी उम्र के लोगों से वो बिल्कुल अलग था। उसकी आदतें इतनी अजीब सी कि सबके मन में यही सवाल आता कि क्या सचमुच में वो 5 साल का बच्चा है, क्योंकि उसकी हरकतें 5 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं थी। जिस उम्र में बच्चे बोलते भी नहीं है उस उम्र में उसके अजीब से शौक थे। वह मैच्योर लोगों की तरह बात करता, यहां तक कि ना वो रोता ना ही कोई एक्साइटमेंट दिखाता उसके चेहरे पर, जैसे कोई एक्सप्रेशन ही ना हो। पर बावजूद वो शायद मोस्ट चार्मिंग बच्चा था। लिटिल आर्थर इतना क्यूट था कि जो भी उसे देखता अपनी नजरें नहीं उठा पाता। उसकी चश्मे से ढकी खूबसूरत बड़ी आंखें जैन की तरह थी और माथे पर ढके उसके ब्राउन हेयर और डेलिकेट फेस और सॉफ्ट व्हाइट स्किन हर किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते, यहाँ तक कि लड़कियां उसे देखकर उसके गाल खींचने चली आती। पर आर्थर का ऑरा इतना अलग था कि कोई उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाता। कभी कभी तो उसे देख जैन के मन में अक्सर उस शख्स का ख्याल आ जाता। उस शख्स से नफरत होने के बावजूद उसके मन में एक ही सवाल आता कि वो शख्स किस तरह का इंसान होगा। अक्सर वो लिटिल आर्थर के चेहरे पर उस इंसान का अक्स देखती। जैन के मन में उसे लेकर बहुत सवाल थे पर जवाब नहीं थे और ना उसने जानने की कभी कोशिश की। जैन और विली को मुस्कुराते देख आर्थर ने अपने डोमिनेरिंग अंदाज में दोनों की ओर देखते हुए सवाल किया। उसका सवाल सुन विली ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए जवाब दिया, My little genius, I swear I didn't bully your mother. How can I dare to bully her in front of you? विली ने हंसते हुए जवाब दिया। अंकल विली, never even try. विली की हंसी को नजरअंदाज करते हुए आर्थर ने सीरियस टोन में कहा और विली की गोद से नीचे उतर गया और जैन की तरफ देखने लगा। आर्थर को अपनी तरफ देखते देख जैन ने घुटनों के बल नीचे बैठ गई। उसकी मासूमियत देख प्यार से उसके माथे पर किस कर उसका सिर सहलाते हुए जवाब दिया, Don't worry my love, mommy is absolutely fine. But mommy is too busy, so can you wait here? Mommy finish all the work soon, then mommy and you will walk home. Ok, ok. आर्थर ने सीधा सा जवाब दिया और वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और हाथ में पकड़े लैपटॉप में लग गया। आर्थर को बैठे देख जैन ने गहरी सांस ली और एक नजर विली की ओर देख वापस काम में लग गई। टू बी कंटिन्यू। मोना जोशी।